हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एड्यू कैम्प। और आज हम पढ़ेंगे NIOS सोशल साइंस बुक 1 चैप्टर 2 मिडिवल वर्ल्ड, जो है हमारा सेकेंड चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मिडिवल पीरियड था, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज था, कहें कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का। इस समय पर बहुत चेंजेस हुए सोसाइटी में, जिसकी वजह से मिडिवल टाइम्स का अपना ही एक महत्व है। तो मिडिवल पीरियड को ही मिडल एज भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एंशियंट पीरियड के बाद और मॉडर्न पीरियड के पहले ये आता है। मिडिवल पीरियड का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, कुछ उपलब्धियां और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आगे मॉडर्न पीरियड की तरफ इशारा करती हैं। तो मिडल एज जो नाम है, ये यूरोपियंस द्वारा दिया गया था 17th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन के अपने जो मॉडर्न एज था उसके बीच में जो रुकावटें थी उसे एक लंबे और डार्क एज के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इसे मिडल एज कहा। हालांकि मिडल पीरियड जो था, इसे डार्क एज पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय पर जो बाकी दुनिया में, जैसे हम कहें कि जो इस्लामिक धर्म था इस समय, इस दौर में बहुत ही फला और फूला था। और भारत में इस एज में, मिडल एज में बहुत सारे हम कहें कि न्यू एंड ओल्ड पॉलिटिकल फ्यूजन, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम फ्यूजन हुए थे, जिसकी वजह से एक नए कल्चर ने भारत में जन्म लिया, जिसे एक्सेप्ट किया गया था। और ये उस समय में भारत में अपना ही एक हॉलमार्क, पहचान बन गया था। लेकिन यूरोप में अगर हम देखें तो मिडल एज की पिक्चर वैसी नहीं है जैसी दिखाई पड़ती है। अर्ली मिडल पीरियड में उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, पर बाद में यूरोपियंस के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में सुधार आया था। हम कहें कि डेवलपमेंट हुआ था। उन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग डेवलप किए और लिटरेचर ऑफ आर्ट में न्यू आइडियाज़ और थॉट्स उभर कर आए। बल्कि इन न्यू आइडियाज़ और इन थॉट्स की वजह से जो आए, इसने यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। अब आगे हम जानेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में क्या क्या बदलाव मिडल एज में आए। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि रोमन सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे रोमन एम्पायर वेस्टर्न और ईस्टर्न टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गए थे। ओके, जो वेस्टर्न प्रोविंसेस थे उसका जो कैपिटल था वो रोम में था, और ईस्टर्न प्रोविंसेस का अपना कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल में था। रोमन एम्पायर में ईस्टर्न टेरिटरीज़ ने अपनी नई राजधानी एंशियंट ग्रीक के सिटी ऑफ बाइजेंटाइन में स्थापित की। अपना नाम पाने के बाद जो कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाया, यानी बाइजेंटाइन के बाद इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाया। वेस्टर्न में रोमन एम्पायर ख़त्म हो जाने के बाद लगभग 1000 साल तक रोमन एम्पायर ईस्ट में ही था, जो ईस्टर्न रोमन और द बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। ग्रीक के ईस्टर्न सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ बहुत अच्छी थी, वहीं वेस्टर्न यूरोप बहुत ही बैकवर्ड कंडीशन में था। रोमन एम्पायर ऑफ वेस्टर्न का पतन तब हुआ, जो रोमन एम्पायर वेस्ट साइड का था, वेस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न राज्य हम कह लें, वेस्टर्न प्रोविंसेस का, उसका डिक्लाइन कब हुआ, जब यहाँ पर कुछ जर्मनिक ट्राइब्स का हमला हुआ, जिनमें गॉथ्स, विसिगॉथ्स एंड फ्रैंक्स आते हैं। इन ट्राइब्स ने वेस्टर्न यूरोप में हमला कर दिया, और वेस्ट के रोमन एम्पायर को जीतने के बाद उन ट्राइब्स ने वहाँ पर अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब जो नए जर्मनिक ट्राइब्स या रूलर्स थे, उन्होंने पूरी तरह वहाँ के सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया, वहाँ का जो सिस्टम था उसे पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया उन्होंने, बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही रोमन और जर्मनिक सोसाइटीज़ के कल्चर को आपस में मिला दिया
और एक नया ही सोसाइटी का जन्म हुआ यूरोप में। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और सिस्टम जो अलग था रोमन से भी और जर्मनिक से भी, जिसे फ्यूडलिज्म कहा गया, यानी सामंतवाद, जिसने एग्जिस्टिंग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस या कंडीशन को बदल दिया। कैसे और क्या बदला, आगे हम जानेंगे। तो फ्यूडलिज्म अब हम पढ़ेंगे कि फ्यूडलिज्म तो जो फ्यूडलिज्म था, यानी सामंतवाद, यानी जागीरदारी से संबंधित, यानी ये पूरा कॉन्सेप्ट जो फ्यूडलिज्म का था, ये ज़मीन के इर्द गिर्द, मान लीजिए कि ज़मीन पर निर्भर था। फ्यूडलिज्म वॉज अ सिस्टम इन विच पीपल वर गिवन लैंड, जिसमें लोगों को ज़मीन दी जाती थी, एंड प्रोटेक्शन बाय पीपल, और प्रोटेक्शन दी जाती थी लोगों द्वारा, ऑफ हायर रैंक, अपने हायर रैंक के लोगों को, एंड वर्क लैंड फाउट फॉर देम इन रिटर्न, और ज़मीन पर वो लोग काम करते थे और रिटर्न में उन्हें क्या मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलती थी। तो हम जानेंगे कि डिटेल में कि फ्यूडलिज्म क्या है। फ्यूडलिज्म वेस्ट के रोमन एम्पायर जीतने के बाद जो जर्मन्स पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे थे। इनफैक्ट एक स्टेट ने ऐसा कर भी लिया था, फेमस किंग चार्ल्स लैमेज के नेतृत्व में। ओके, तो फ्यूडलिज्म क्या है ये हम समझेंगे एक सीढ़ी के एग्जाम्पल से, कि जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होती है, वैसे ही फ्यूडलिज्म सिस्टम में भी स्टेप बाय स्टेप सबके ओहदे डिवाइड किए गए हैं। सीढ़ी के सबसे पहले पड़ाव पर आता है राजा, उसके नीचे आते हैं बिग लॉर्ड्स, जिसमें ड्यूक एंड अर्ल्स होते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं नंबर ऑफ लेसर लॉर्ड्स, जिन्हें हम बेरन्स कहते हैं। फिर उससे नीचे लोवेस्ट कैटेगरी में आते हैं जो लॉर्ड्स, उन्हें नाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचे पर राजा, फिर उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत, और फिर उनसे नीचे स्तर पर किसान या दास होते थे, और यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। अब जो लॉर्ड्स होते थे उनके वेसल्स भी होते थे। द लॉर्ड्स डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द ओन्ड देयर लॉयल्टी टू द लॉर्ड। जो लॉर्ड्स होते थे वो अपनी अथॉरिटी, जो अपनी ज़मीन होते थे, उन पर, उनके लिए उन्हें लॉयल्टी की ज़रूरत होती थी। लॉर्ड जस्ट अबव देम, क्योंकि अब जैसे राजा है, उसके नीचे जो लॉर्ड है, तो राजा ये चाहेगा कि अब राजा ने अपनी ज़मीनों को, जो बहुत, जिसे हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था अपने राज्य का, अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड कर दिया था उसने लैंड वाइज, और वहाँ का एक जगह का लैंड उसने किसी और को देकर उसका राजा उसे बना दिया था। और उसके अगेंस्ट में उनसे क्या मांगते थे, उनसे अगेंस्ट में वो उनसे मिलिट्री पावर मांगते थे कि जब भी हमें ज़रूरत होगी आप हमें मिलिट्री पावर दोगे। तो जो लॉर्ड्स होते थे उनसे ऊपर, उन्हें हम वेसल्स कह सकते हैं, कि वेसल्स को अपने लॉर्ड के प्रति लॉयल होना चाहिए था। इस पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को हम लॉर्ड एंड वेसल कह सकते हैं, बिटवीन बिगर लॉर्ड्स एंड लेसर लॉर्ड्स। ये वेसल और लॉर्ड्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता था, ये बिगर लॉर्ड्स और लेसर लॉर्ड के बीच में होता था। सेम फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर टू द बॉटम। ठीक है, ऊपर से नीचे तक यही होता था कि हर एक ऊपर वाला जो बिगर लॉर्ड होता था वो अपनी नीचे वाले लेसर लॉर्ड को हम वेसल कहेंगे, और ऊपर वाला लॉर्ड कहलाएगा। तो दीज लॉर्ड्स वर ऑल पावरफुल इन देयर रिस्पेक्टिव लोकल एरियाज। ये सभी लॉर्ड्स अपने अपने लोकल एरियाज़ में पावरफुल थे। दस पॉलिटिकल पावर वॉज वाइडली डिस्पर्स्ड अनलाइक इन द रोमन एम्पायर। इनका जो पॉलिटिकल पावर था ये बटा हुआ था। ठीक है, वेयर इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड मेनली इन द हैंड्स ऑफ द किंग। अब जैसे जो रोमन एम्पायर था वहाँ पर पूरी पावर किंग के हाथ में होती थी, लेकिन यहाँ पर जो पावर थी ये बटी हुई थी। दिस वॉज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। ये था पॉलिटिकल एस्पेक्ट फ्यूडलिज्म का।
A unique feature of the new feudal political structure was personal nature of the bond that linked a lord and his vassal. एक यूनिक फीचर जो इस फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का था वो था बॉन्ड बिटवीन लॉर्ड एंड हिज वेसल। लॉर्ड और वेसल के बीच में जो बॉन्ड था वो एक बहुत ही यूनिक सिस्टम था, क्योंकि इसे करने के लिए एक प्रॉपर सेरेमनी रखी जाती थी, ऑर्गेनाइज की जाती थी, ठीक है, जिसमें जो वेसल है वो ये कसम खाता था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो अपनी लॉयल्टी है वो अपने लॉर्ड को देगा और मिलिट्री पावर भी उसे देगा जब भी उसे ज़रूरत होगी, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। तो ये कस्में वेसल उसे देता था और जो लॉर्ड्स होते थे बदले में उन्हें ज़मीन देते थे, राइट, और प्रोटेक्शन भी देते थे। और प्रोटेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो मिलिट्री पावर का साथ लॉर्ड को पूरा कंट्रोल होता था अपने एरिया पर, उनके स्टेट, और जो हम कह लें कि जो लॉर्ड्स होते थे वो इतने पावरफुल होते थे कि अगर वो उनका बड़े एरिया पर उनका हक है तो यहाँ तक कि कोई स्टेट भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता था। तो जो पीजेंट्स थे यानी किसान थे, उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, ना ही कोई टूल्स होते थे, ना ही बीज खरीदने के उनके पास पैसे होते थे। तो उस समय जो लॉर्ड्स थे पीजेंट्स को कुछ ज़मीन देते थे, बदले में उन्हें प्रोटेक्शन देते थे और फ्री में अपने खेतों में काम भी करवाते थे। ये कह के कि जो लॉर्ड्स थे अब कुछ ज़मीनें दे देते थे पीजेंट्स को और कहते थे कि तुम इस पर खेती करो, और उसके फेवर में वो अपनी ज़मीनों पर भी पीजेंट्स से काम करवाते थे, बस उन्हें रिटर्न में प्रोटेक्शन देते थे। क्योंकि जब वॉर का टाइम होता था तो जो मिलिट्रीज़ होती थी वो कहीं से भी आना जाना अपना चालू कर देती थी, तो उन पीजेंट्स को बस ये एक फेवर मिलता था लॉर्ड से कि उस समय उनकी ज़मीन पर कोई भी मिलिट्री पावर जैसे जो मिलिट्री सर्विसेज हैं वो चल कर नहीं जाएंगी, उनके खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और उल्टा उन किसानों, वो किसान जो अपने खेतों में काम करते थे रेंट पर लेकर, उनसे उनकी खेती पर टैक्स भी लेते थे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जिस ज़मीन पर कंट्रोल था उस लैंड को मेनर कहा जाता था। मेनर के आसपास की ज़मीन 3 भागों में डिवाइडेड थी। लैंड फॉर द यूज़ ऑफ लॉर्ड, सेकंड लैंड ग्रांटेड इन पार्सल्स टू पीजेंट्स, यानी वो ज़मीन जो वो पीजेंट्स को देते थे, और तीसरा मीडो लैंड्स यूज्ड बाय एवरीवन एज ग्रेजिंग लैंड फॉर लाइफ स्टॉक, और तीसरी जो ज़मीन का हिस्सा होता था वो लाइफ स्टॉक होता था हर किसी के लिए, बाकी कामों के लिए। वो सर्फ्स जो ज़मीन लेकर खेती करते थे उन्हें टीनेंट्स कहा जाता था। दे हैव नो गिव रेंट टू द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेबर सर्विसेज टू द लॉर्ड। उन्हें रेंट के रूप में लेबर सर्विसेज देनी पड़ती थी लॉर्ड्स को। एक्स्ट्रा लेबर इन एग्रीकल्चरल सीज़न, और जब एग्रीकल्चरल सीज़न आता था तो उन्हें अपने खेतों पे भी काम करना पड़ता था और एक्स्ट्रा वर्क देकर लॉर्ड के ज़मीनों पर भी काम करना होता था। लेटर फेज ऑफ फ्यूडलिज्म लेबर सर्विसेज वर सब्सिट्यूटेड बाय पेवेबल इन मनी। लेकिन फिर आगे चलकर आगे आने वाले टाइम में जो फ्यूडलिज्म में बदलाव आए और जो लेबर सर्विसेज थी वो पेवेबल ऑफ मनी, मतलब पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बाद मनी सिस्टम आ गया कि अब जो लेबर सर्विसेज हैं वो मनी से पे होंगी। दे आस्क फॉर द मनी फॉर लेबर सर्विसेज, लेबर सर्विसेज पैसों की मांग करने लगी अपने सर्विसेज के अगेंस्ट। जो मेनर द मेनर वॉज द सेल्फ सफिशिएंट एन इकोनॉमिक यूनिट, और जो मेनर थे वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट था, यानी लॉर्ड की जो ज़मीन थी वो पूरा जिस पर उसका अधिकार था वो मेनर लैंड कहलाता था, और उस मेनर लैंड को हम कह सकते हैं कि वो पूरा सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक यूनिट था। यानी हम कह सकते हैं, मान सकते हैं कि एक राजा के जैसा ही उनका जीवन था कि जहाँ तक उनकी ज़मीन है उनका पूरा राज्य उस पर है और वो अपने हिसाब से पूरा एक इकोनॉमिक यूनिट उस पर चलाते थे।
मेनर पूरा एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट कहीं या स्टेट चलाते थे। वहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स और उनका कंजप्शन वो वही तय करते थे। इसके लिए वेरियस फैसिलिटीज़ थी। फ्लावर मिल्स ओन फॉर बेकिंग ब्रेड, वाइन प्रेसेस फॉर मेकिंग वाइन फ्रॉम ग्रेप्स एंड वेरियस वर्कशॉप्स फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज़। यानी बहुत सारी शॉप्स भी थी, दुकानें भी थी, फैक्ट्रीज भी थी और वहाँ पर काम करने के लिए वर्कर्स भी थे। ऑल ऑफ दीज वर ओन्ड बाय लॉर्ड्स। और ये सभी किसके द्वारा, इन सब का मालिक कौन होता था? लॉर्ड होता था। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि वो इन सभी फैसिलिटीज़ को यूज़ करें और उनके लिए चार्जेस भी जो होते थे वो लॉर्ड्स ही तय करते थे। मालिक अपने हिसाब से वहाँ के चार्जेस लगाते थे। यानी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेबर्स था उनका शोषण हो रहा था एक तरीके से, और जो लॉर्ड्स थे वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, चेंजेस इन फ्यूडल इकोनॉमी, कि इस फ्यूडल इकोनॉमी में चेंजेस क्या क्या है। तो जो रोमन एम्पायर कोलैप्स होने के बाद इकोनॉमिक लाइफ का लेवल बहुत लो हो गया था। पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए इसमें। जो टाउन लाइफ थी डिक्लाइन हो गई और ट्रेड एंड मॉनेटरी एक्सचेंज में गिरावट आ गई। बार्टर रिप्लेस्ड हो गया, बार्टर सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया मनी से। यूरोपियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड वेरी लिमिटेड लोकल ट्रेड। जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर पर, और बहुत कम लोकल ट्रेड उसमें होते थे। मेन इकोनॉमिक यूनिट वॉज सेल्फ सफिशिएंट लैंडेड स्टेट थे। जो मेनर स्टेट जिसे हम कह सकते हैं वो उस समय एक मेन इकोनॉमिक यूनिट था। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी उस समय की एग्रीकल्चर में। दीज कंडीशन लास्टेड टिल 10th सेंचुरी एडी। और ये सारी कंडीशंस कब ख़त्म हुई? 10th सेंचुरी एडी में ये सारी कंडीशंस ख़त्म हुई। फ्यूडल सिस्टम में प्रोडक्शन में चेंजेस आए। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में। जो हल था, जैसे हम कहते हैं ज़मीन खोदने के जो हल होते थे, नए हल आए जिसमें जो उसकी व्हील थी, व्हील का जब यूज़ होने लगा, विच वॉज हैवियर एंड हैड व्हील्स ड्रॉइंग टू ऑक्सन्स, जो भारी होते थे और जो 2 ऑक्सन यानी 2 बैलों द्वारा हाँका जाता था ज़मीन खोदने के लिए। कल्टिवेटिंग हैवी एंड स्टिकी सॉइल, जो ज़मीन थी वो जो मिट्टी ज़्यादा हैवी और स्टिकी होती थी उसे खोदने के लिए नॉर्थन यूरोप में। एग्रीकल्चर लेटर रिप्लेस बाय 3 फील्ड सिस्टम। उसके बाद जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें 3 फील्ड सिस्टम आया। 3 फील्ड सिस्टम में क्या होता था कि 1/3 पार्ट जो ज़मीन का था उसे खाली छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे 1 साल खेती की, 6 महीने खेती की, 6 महीना उसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया, ताकि उसमें जो उर्वरता बढ़ाने की, यानी जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसे बढ़ाने में मदद मिले, उसके उद्देश्य से उसे खाली छोड़ देते थे। तो 1/3 पार्ट खाली छोड़ देते थे, 1/3 पार्ट मॉनसून सीजन क्रॉप्स उसमें उगाए जाते थे और 1/3 पार्ट में स्प्रिंग क्रॉप्स उगाए जाते थे। फेलो पार्ट लैंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। और जो फेलो पार्ट यानी जो खाली ज़मीन छोड़ी जाती थी उसने बहुत मदद की क्रॉप्ड एरिया की जो लैंड की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में। फिर 10th एंड 12th सेंचुरी में रिवाइवल ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ टाउन लाइफ डेवलप हुआ। मतलब अगेन 10th एंड 12th सेंचुरी में ट्रेड की ग्रोथ हुई, टाउन लाइफ फिर से डेवलप हो गई। और स्मॉल ट्रेड्स में क्या होता था, लोकल मार्केट में ग्रेन और एग्स वगैरह बेचे जाते थे, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में वाइन या कॉटन वगैरह का दूर दूर तक
एक्सपोर्ट होता था। इम्प्रूवमेंट इन रोड बिल्डिंग्स, रोड्स बनाने में भी इम्प्रूवमेंट हुए जिससे ट्रेड आसान हो गया। ठीक है, रिवर एंड सी रूट्स से भी ट्रेड किए जाते थे। मनी सिस्टम आया जिसने ट्रिमेंडस एडवांसेस हुए, लीड टू एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड सराउंडिंग। मनी सिस्टम आने की वजह से एग्रीकल्चरल सिस्टम और आसपास की चीज़ों में वृद्धि हुई। मिडिवल टाउन continued to grow in importance and ultimately become important। जो मिडिवल टाउन था वो ग्रो होने लगा और उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो अपने आप इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गई, बहुत ज़रूरी हो गई इन ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री साइड। और कंट्री साइड जो फ्यूडल इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गई थी। इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन 13th सेंचुरी इन फ्यूडल सिस्टम। अब 13th सेंचुरी में फ्यूडल सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी रिजल्ट राइज इन पॉपुलेशन। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ था या उसकी जो समृद्धि थी उसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन राइज होने लगी। सो इंक्रीज इन लेबर फॉर द लैंडलॉर्ड्स, तो लैंडलॉर्ड्स के लिए जो लेबर्स थे वो भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो श्रम सेवाओं में अब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीनों के लिए क्या करने लगे, उन्हें अब अलग से लेबर मिल जाते थे, लेबर सर्विसेज अवेलेबल हो जाती थी। तो जो बाकी के जो पीजेंट्स थे अब उन्हें ज़्यादा उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कुछ अन्य कारणों की वजह से और श्रम सेवाओं में कमी और कृषि में तकनीकी ठहराव के कारण से धीरे धीरे कृषि उपज में गिरावट दर्ज होने लगी। मतलब कृषि उपज में गिरावट आने लगी, भोजन की कमी और अकाल पड़ने लगा, महामारी फैली। इन सब के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, बल्कि ग्रोथ इन मनी इकोनॉमी, मुद्रा ग्रोथ में भी, लेकिन मुद्रा ग्रोथ में यानी मनी इकोनॉमी में जो गिरावट नहीं आई। अब अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेड में, हालांकि यूरोपियन सोसाइटी इससे ओवरकम हो गई 40-50 तक, इकोनॉमी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स रिकवरी। इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर होने लगी। अब इसके बाद है कि इस समय पर आर्ट और कल्चर मिडिवल टाइम्स में कैसा था। ड्यू टू लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक लाइफ बिफोर 10th सेंचुरी, आर्ट रिमेन प्रिविलेज ऑफ द फ्यू। जो आर्ट था वो बहुत ही कम लोगों तक ही सीमित था। मासेस रिसीव्ड नो फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग एजुकेटेड ही नहीं थे। लैंग्वेज ऑफ लर्निंग वॉज लैटिन, क्योंकि उस समय की जो लर्निंग लैंग्वेज थी वो लैटिन भाषा थी। विच वॉज ओनली नॉन टू प्रिस्टली क्लास, जो ज़्यादातर हाई स्टेटस क्लासेस के लोग ही जानते थे। सिस्टम ऑफ लर्निंग ओनली मेमोराइजेशन, और उस समय का सिस्टम ऑफ लर्निंग भी क्या था, रोट मेमोराइजेशन था, विदाउट एनी रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग। उसमें जो किताबों में पढ़ लिया वही ठीक है, उसके ऊपर ना ही कोई रीजनिंग करना ना ही कोई क्वेश्चनिंग करना, ये उस समय का एजुकेशन सिस्टम था। लर्निंग डोमिनेटेड बाय ब्लाइंड फेथ, कि उस समय जो लर्निंग थी वो एक अंधविश्वास की तरह हम मान सकते हैं कि जिसने जो सिखा दिया, जिसने जो पढ़ा दिया उस पर विश्वास कर लेना, उस पर कोई भी क्वेश्चन ना करना। तो इसकी वजह से साइंस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। Educated member of priestly and monastic orders try to recopy and preserve some major works of Roman literature। उस समय के जो educated members थे उन्होंने क्या किया, लिटरेचर में भी उन्होंने कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं की, क्योंकि उन्होंने रोमन लिटरेचर को ही रीकॉपी करना शुरू कर दिया। उस समय वो रोमन लिटरेचर को ही रीकॉपी करते थे, इस वजह से लिटरेचर में भी कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई ज़्यादा मेजर वर्क्स नहीं थे। 11th एंड 12th सेंचुरी में बिगिनिंग ऑफ रिवाइवल ऑफ लर्निंग। 11th और 12th सेंचुरी में
लर्निंग में थोड़ी रिवाइवल हुई। लिटिल प्रोडक्शन इन एरिया ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के एरिया में थोड़ी सी डेवलपमेंट देखने को मिली बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ लिटरेसी, क्योंकि उस समय जो लिटरेसी रेट था बहुत ही कम था। सेम केस इन आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, अब कला के क्षेत्र में भी यही सेम केस था। हालांकि यूनिक सिस्टम वाज इन फील्ड ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस, मैन्यूस्क्रिप्ट की फील्ड में एक कुछ यूनिक सिस्टम्स थे। तो सीधे और आसान शब्दों में कहें तो इस पीरियड में कल्चरल अटेनमेंट बहुत कम हुआ और यूरोपियन सिविलाइजेशन वाज मच बैकवर्ड इन कंपैरिजन विद अदर कंटेम्प्रेरी नेबरिंग सिविलाइजेशंस। यूरोपियन सिविलाइजेशन बहुत ही पीछे था, बैकवर्ड कंडीशन थी अगर हम कंपेयर करें दूसरे नेबरिंग सिविलाइजेशन से, जैसे कि बाइजेंटाइन और इस्लामिक वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें तो। 10th सेंचुरी से चेंजेस हुए कल्चरल लाइफ में, विटनेस्ड राइज इन लिटरेरी विद द स्पीड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़। लिटरेसी आई जब प्राइमरी एजुकेशन लोगों को दी गई और कुछ यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। अटेम्प्ट एक्विजिशन ऑफ क्लासिकल नॉलेज फ्रॉम अरब सिविलाइजेशन, और क्लासिकल नॉलेज मिलने लगी लोगों को अरब सिविलाइजेशन से ली गई क्लासिकल नॉलेज। सो दिस पीरियड सॉ अ प्रोग्रेस इन नॉलेज एंड थॉट इन यूरोप। सो इस पीरियड में थोड़ी प्रोग्रेस देखने को मिलती है यूरोप में। इट वॉज इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड द इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। कुछ बुद्धिजीवी, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ प्लेसेस हैं जो मॉडर्न पीरियड की तरफ अपने कदम बढ़ाए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।